ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन क्या होगा? ये ला ये कहता है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी और मोलर मास ऑफ गैस, यानी किसी भी गैस का डिफ्यूजन और डिफ्यूजन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? उसके स्क्वायर रूट के। स्क्वायर रूट आपने किसका लेना है? डेंसिटी का लेना है या मोलर मास का लेना होगा उसी गैस का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रेट ऑफ डिफ्यूजन, और मोलर मास या डेंसिटी ये किसी भी गैस के मास को डिनोट करता है या उसकी डेंसिटी को डिनोट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि गैस का मास अगर ज़्यादा हो या डेंसिटी ज़्यादा हो तो उसका डिफ्यूजन और डिफ्यूजन का रेट जो होगा वो कम होगा। यानी गैस जो होंगे अगर उनका मास ज़्यादा हो या मोलर मास ज़्यादा हो या डेंसिटी ज़्यादा हो तो वो स्लो मोशन करेंगे, उनका स्पीड स्लो होगा, तो उसका डिफ्यूजन और डिफ्यूजन का रेट भी कम होगा या स्लो होगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हमने आर से डिनोट किया हुआ है, और आर हमारे पास क्या होगा? दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी गैस, यानी जिस भी गैस का आप ले रहे हैं। और आर इज इक्वल टू, तो आपने इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल के निशान को आपने कांस्टेंट में चेंज करना है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इसको आपने कांस्टेंट में चेंज किया, फिर आप बटा जो है वही होगा और डेंसिटी का स्क्वायर रूट वही रहेगा। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी को शो कर रहा है। या आप इसको यूं भी कर सकते हैं, या पर डेंसिटी के नीचे यानी के पर डिवाइड हो रहा है तो आप उसको रेट की तरफ ले जाए, तो उसके साथ फिर क्या हो जाएगा? इसके साथ ये डेंसिटी का जो स्क्वायर रूट है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी कांस्टेंट के इक्वल होगा। अब बिल्कुल आपने इसी तरह का इक्वेशन मोलर मास ऑफ गैस के लिए ड्राइव करना है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस। फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन, इफ्यूजन भी आप कह सकते हो, डिफ्यूजन भी कह सकते हो। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और या इफ्यूजन ऑफ अ गैस, फिर आपने कांस्टेंट का लिया, फिर आपने अंडर रूट एम लिखा, फिर आप एम को इस तरफ ले जाए और आर के साथ यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर लिए, ये कांस्टेंट के इक्वल होगा। अब कंसिडर टू गैसेस, दो गैसेस है डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, जो एक दूसरे में डिफ्यूज हो रहे हैं। तो जिस तरह अगर आप इसको R1 कर दो तो ये D1 हो जाएगा। यहाँ पर हमने R1 किया हुआ है मल्टीप्लाई बाय R1 मीन्स के रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 या ए गैस, या मतलब आप ए भी कह सकते 1 भी कह सकते हैं, आपने मल्टीप्लाई किया उसकी डेंसिटी से, तो इसीलिए हमने D1 फॉर 1 गैस लिखा। दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब दूसरा जो गैस होगा उसके लिए भी आप R2 is multiplied by square root of density of any gas and this is also equal to constant। अब आप क्या करेंगे? हम यूं भी लिख सकते हैं, जिस तरह आप डी को वापस इस तरफ ले आए तो ये के नीचे आ जाएगा, यानी वापस ये डिवाइड हो जाएगा। इसको आप पहले ले आए फिर इसको ले आए, तो R1 जो होगा दिस इज इक्वल टू के यानी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, और इसी तरह R2 इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस 2। अब आप यूं करें कि इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 पर डिवाइड कर ले, तो R1 डिवाइडेड बाय R2, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 भी कह सकते हैं। जब आपने डिवाइड किया तो R1 यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 इज डिवाइडेड बाय R2 रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन ऑफ गैस 2, दिस इज इक्वल टू, फिर आपने दोनों का स्क्वायर रूट लेना है, इसका भी और इसका भी। तो अब R2 चूंकि नीचे है तो इसकी डेंसिटी जो होगी उसका स्क्वायर रूट ऊपर होगा, और R1 ऊपर है तो इसकी जो डेंसिटी होगी D1, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी को डिनोट कर रहा है। अगर R1 ऊपर हो तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? ये नीचे हो जाएगी। R1 फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ गैस A या 1 आप कह सकते हो। अब बिल्कुल इसी तरह का इक्वेशन आप रेट ऑफ डिफ्यूजन डिफ्यूजन का मोलर मास के लिए भी ले सकते हैं। तो आपने ये अंडर रूट लिया हुआ है, और इसी तरह R2 चूंकि नीचे है तो मोलर मास ऑफ गैस का अंडर रूट जो होगा या स्क्वायर रूट जो होगा वो ऊपर होगा, स्क्वायर रूट आपने ऊपर लिया हुआ, डिवाइडेड बाय M1, R1 ऊपर है तो M1 नीचे हुआ, इसका स्क्वायर रूट आपने लिया हुआ। तो ये जो स्क्वायर रूट है ये इन दोनों के लिए होगा, और ये स्क्वायर रूट फिर इन दोनों D2 और D1 दोनों के लिए होगा। तो चूंकि R1 ऊपर है, M1 यानी इसका मोलर मास नीचे आया, और फिर आपने स्क्वायर रूट भी लिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। इसको फिर बाद में समझेंगे, पहले इसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को या एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन को भी देखते। आप यूँ समझिए कि आपके पास टेस्ट ट्यूब है या कोई भी गिलास ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब भी आप कह सकते हैं या कोई भी आप गिलास ट्यूब का है।
चेस्ट ट्यूब को छोड़ दे, बल्कि आप इसको गिलास ट्यूब ही कहें। और ये जो गिलास ट्यूब है दोनों एंड से आप यूँ समझे कि बिल्कुल इस तरह बना हुआ है, और यहाँ से थोड़ा सा ओपन है और इस एंड से भी थोड़ा सा ओपन है। अब आप क्या करेंगे, ये जो ओपन इनके एंड्स है इसमें आप कॉटन प्लग रखेंगे। कॉटन प्लग रखा हुआ है, इस कॉटन प्लग में क्या है, इसमें HCl है, और इस एंड में गिलास ट्यूब के आपने दूसरा जो कॉटन प्लग है वो रख लिया। तो इसको आपने फिर अमोनिया में डुबोया हुआ था। अब क्या होगा, यहाँ से अमोनिया रिलीज होगा, यहाँ से HCl जो होगा वो इस कॉटन प्लग से रिलीज होगा। तो इस तरफ मूवमेंट करेगा, ये इस तरफ, यहाँ से इस तरफ आएगा। अब अगर आप देखिए यहाँ पर रेड एक सर्कल बना हुआ है, दिस इज एक्चुअली वाइट रिंग, ये एक वाइट रिंग है। अब ये HCl के एंड के नज़दीक है और NH3 यानी अमोनिया से दूर है। इट मीन्स के HCl जो है इसका मोलर मास ज़्यादा है और NH3 का या अमोनिया का मोलर मास जो है वो कम है। तो जब इसका मोलर मास कम हुआ तो इसका स्पीड ज़्यादा हो गई, ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगा। इसने 59.5 सेंटीमीटर जो है वो डिस्टेंस तय किया, और HCl का मोलर मास ज़्यादा है तो ये कम डिस्टेंस तय करेगा, तो इसने कम डिस्टेंस तय किया। दिस इज 40.5 सेंटीमीटर। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 एंड यहाँ पर ये डिफ्यूज हो गए, ये दोनों गैसेस मिल गए। जब अमोनिया ने HCl के साथ ये आपस में मिले यानी डिफ्यूज हुए तो इन्होंने रिएक्शन किया और अमोनियम क्लोराइड बन गया। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3, चूंकि NH3 ने ज़्यादा फासला तय किया हुआ है, ज़्यादा फासले वाले को आप कम फासले वाले पर डिवाइड करेंगे, तो दैट्स वाई हमने 59.5 को डिवाइड करना है 40.5 पर। यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया को आपने डिवाइड करना है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl पर। तो आपके पास जो आंसर आएगा दिस इज 1.46। तो आपके पास ये आंसर आया। इट मीन्स कि जो स्पीड NH3 का अमोनिया का दिस इज 1.46 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ HCl का इसका स्पीड जो 1.46 ज़्यादा होगा। इसके या रेट ऑफ डिफ्यूजन जो NH3 का है दिस इज 1.46 टाइम ग्रेटर देन दैट ऑफ HCl से इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है दैट इज ग्रेटर 1.46 देन HCl। किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है, NH3 का ज़्यादा। फिर इसके बाद देखते हैं, आपने अगर थोड़ा सा कंसिडर करना हो इस इक्वेशन को, यानी ये जो आपके पास आया हुआ है, आप जब भी डिवाइड करेंगे इस यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट हमने इग्नोर किया हुआ है, इसकी जगह हमने 1 की वैल्यू ली हुई है, दैट्स वाई हमारे पास ये फिर इक्वेशन आया हुआ। अब आप सिर्फ इस पॉइंट को थोड़ा समझे, यहाँ पर आप यूँ समझे कि ये स्क्वायर था, स्क्वायर रूट था यहाँ पर। आपने यहाँ पर अगर स्क्वायर लिया तो यहाँ पर भी आप स्क्वायर लोगे तो अंडर रूट जो होगा वो स्क्वायर से कट जाएगा। अब अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, इट मीन्स के मोलर मास ऑफ गैस को अगर 1 गुना ज़्यादा किया जाए तो रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका डबल टाइम्स कम हो जाएगा। और इसी तरह मोलर मास को अगर 2 टाइम्स ज़्यादा किया जाए तो रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका 4 टाइम्स कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, अभी देखिए इस इक्वेशन को देखते हैं। आपने 1 लिया, फिर मोलर मास लिया, और यहाँ पर आपने रेट लिया, आपने यहाँ पर इसके डबल कर दिया, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 टाइम कर दिया। अब क्या होगा कि ये भी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आपने करना है, ये इससे कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर होगा R4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय m। आप 1 मतलब गैस जो भी आप लेना चाहे। अब यहाँ पर स्क्वायर लगेगा, इट मीन्स कि मोलर मास जब भी किसी गैस का डबल टाइम ज़्यादा किया जाए तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो 4 टाइम्स कम हो जाएगा। अगर मोलर मास किसी भी गैस का 2 टाइम ज़्यादा किया जाए तो रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा।